ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग कक्षा 12वीं के चैप्टर स्ट्रेटजीज इन फूड इन्हांसमेंट में लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि इसके बारे में आपका जो क्या पढ़े थे कल, ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री पढ़े थे ना। तो पोल्ट्री जितने भी हैं उनमें कौन कौन सा डिसीज़ होता है, मतलब डिसीज़ ऑफ पोल्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, एक्वाकल्चर के बारे में, और एक्वाकल्चर में भी मेनली किसके बारे में, पिसीकल्चर, मछली पालन के बारे में। और उसके बाद यदि हमारे पास समय रहा तो हम लोग शुरुआत करेंगे किसके बारे में, मधुमक्खी पालन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सिर्फ बेसिक जानना है। मेनली हम लोग को अच्छा खासा पढ़ाई करना था किसके बारे में, डेयरी फार्म के बारे में। ठीक है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, और ब्रीड्स ऑफ तुम्हारा बफेलो और काऊ क्या होता है, उनमें कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं, और खासकर एनिमल ब्रीडिंग। ये जो 2 टॉपिक था वो ज़्यादा एमपी था इस चैप्टर में। ठीक है, कौन से वाले पार्ट से, एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट से। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे एकदम बेसिक से जानकारी है, याद रखना है, क्लास में ही याद करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पोल्ट्रियों में कौन कौन सा डिसीज़ होता है। तो सबसे पहला जो डिसीज़ है पोल्ट्रियों में, खासकर तुम्हारे जितने भी मुर्गी लोग हैं उनमें कौन कौन सा डिसीज़ होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मेनली मुर्गियों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बीमारी है उसका नाम है क्या, रानीखेत। कौन सा रोग है, रानीखेत। ठीक है, न्यूकेसिल्स करके, न्यूकेसिल्स ऐसे करके आता है। ठीक है ना, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, न्यूकेसिल्स करके नाम से जाना जाता है। रानीखेत जो बीमारी रहता है ये किससे फैलता है, रानीखेत वायरस से। किससे फैलता है ये, रानीखेत वायरस से। ठीक है, और कुछ ही दिन में 90 से 100% जितना भी मुर्गी रहता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा भयानक तीव्र, जैसे बर्ड फ्लू होता है वैसे ही ये बीमारी है आपका क्या, रानीखेत डिसीज़। क्लियर है कि नहीं, किसके कारण होता है बोला हूँ मैं, रानीखेत वायरस के कारण। क्या क्या लक्षण रहेगा देखो, मुर्गी जो रहता है उसका जो मुंह रहता है खुला का खुला रहता है। मतलब यदि उसका मुंह खुला है, जैसे तुम लोग बार बार मुंह खोल रहे हो, इसका रीज़न ये है कि तुम सांस लेने में तुमको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, नाक से सांस नहीं ले पा रहे हो। तो सेम टू सेम ये है कि मुर्गियों का जो मुंह रहता है वो बार बार खुला रहता है, यानी कि सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है। सांस लेने में क्या होता है, इस रोग में कठिनाई होता है। ठीक है, दूसरा याद रखना है, कोई भी डिसीज़ पढ़ोगे मुर्गियों में, दस्त। ठीक है, उसमें लिखना है कि आपको दस्त। ठीक है, मुर्गियों में दस्त लग जाता है। अब दस्त होगा तो मुर्गी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुस्त। और उसके साथ ही साथ उसको क्या लगेगा, बार बार प्यास लगेगा। क्या लगेगा, प्यास लगेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, याद रखना, इसके कारण सिर को, गर्दन को, ठीक है, टांग को लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो रानीखेत डिसीज़ का मेनली, ठीक है, किसके कारण होता है, रानीखेत वायरस के कारण। सांस लेने में कठिनाई होगा, दस्त होगा, शरीर क्या हो जाएगा उनका, सुस्त। इसके कारण प्यास लगेगा, और उनका सिर में, गर्दन में, टांग में क्या हो सकता है, लकवा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। उपचार क्या है, जब 1 से 2 दिन का ही आयु रहता है तो उनको क्या लगाना है, एपिस्टेन का टीका लगाना है। क्या लगाना है, टीका लगाना है। दूसरे मुर्गियों में मत फैले करके, जो मुर्गी इस रोग से ग्रसित होकर के मरी उसको ज़मीन में गाड़ देना है, इधर उधर फेंकना नहीं है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, रोगी मुर्गी को स्वस्थ मुर्गी से क्या रखना है, और अलग रखना है। क्लियर है। तो ये 3 हो गया आपका उपचार। पहला तो क्या बोला हूँ, एपिस्टेन का टीका। दूसरा क्या बोला हूँ, जो मरे हुए मुर्गे उसको ज़मीन में दफना देना है। और तीसरा, रोगी मुर्गी को स्वस्थ मुर्गी से क्या रखना है, अलग रखना है। तो ये हो गया आपका कौन सा डिसीज़, रानीखेत डिसीज़। क्लियर है कि नहीं। दूसरा है खूनी दस्त रोग, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। खूनी दस्त रोग नाम से ही फेमस है एकदम से। खूनी दस्त मतलब दस्त हो रहा है, ठीक है ना, जो पोल्ट्री बीट कर रहे हैं उसमें क्या निकलेगा, ब्लड आएगा। क्या आएगा, ब्लड आएगा। ठीक है, इसका एक और नाम है कॉक्सीडियोसिस। क्या नाम है, कॉक्सीडियोसिस। और कॉक्सीडियोसिस नाम से ही इसको पूछता है, कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडिया नामक परजीवी के कारण होता है, चूजों में मेनली फैलेगा। किसमें फैलेगा, चूजों में। क्लियर है कि नहीं। हाँ, चीया लोग में फैलता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कॉक्सीडियोसिस चूजों में फैलता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, ध्यान देना, जो रोगी चूजे रहेंगे, चूंकि दस्त हो रहा है, दस्त होने के कारण क्या दिखाई देंगे, वो सुस्त दिखाई देंगे। लक्षण लिख देते हैं कॉक्सीडियोसिस का। ठीक है, सुस्त दिखाई देंगे, चूजे क्या दिखाई देते हैं, सुस्त दिखाई देते हैं, और दूसरे दिन इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, बीट जो रहता है इनका, मल जो रहता है पतला हरा रंग का, पतला हरा रंग का, और क्या रहता है, रक्त युक्त रहता है, ब्लड उसमें शामिल रहता है। रक्त युक्त होता है, ब्लड उसमें क्या रहता है, शामिल रहता है। अच्छा, कलगी जो रहता है मुर्गियों का, कलगी और गलधानी गला के पास का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा याद रखना जो संक्रमित चूजे रहते हैं वो एक जगह ना ऐसे, यानी देखो ऐसा जगह है, ठीक है, यहाँ पास ऐसा लाइट लगा रहता है ऊपर में, ऐसा बड़ा टाइप से बना रहता है, यहाँ छोटे छोटे चूजे हैं ना ऐसे। तो चूजे क्या होते हैं, जो संक्रमित चूजे हैं वो एक जगह एक साथ ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं। संक्रमित चूजे जो रहते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान देना, एक स्थान पर इकट्ठा होना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, और सिर को क्या कर देते हैं, नीचे, ठीक है ना, और एक जगह में ऐसे इकट्ठे हुए रहते हैं। जब इस रोग से ग्रसित रहेंगे तो ऐसा रहता है, सुस्त होकर के एक जगह में खड़े रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो कौन सा रोग पढ़ लिया हम लोग, कॉक्सिडियोसिस। किसके कारण होता है कॉक्सिडियोसिस, एक परजीवी है, क्या है, एक परजीवी, प्रोटोजोआ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं। अच्छा इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए क्या क्या उपचार कर सकते हैं। जो पोल्ट्री फार्म है उसको क्या रखना है, हवादार रखना है, वहाँ वायु आना चाहिए, साथ ही साथ क्या आना चाहिए, धूप पड़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये है। दूसरा नमी बनाकर रखना है, क्या वहाँ नहीं, अलग अलग उम्र के चूजों को हम लोग को अलग अलग जगह में रखना है। क्लियर है ना। जैसे 1 दिन का चूजा है तो उसको अलग रखो, 5 दिन का हो गया उसको अलग रखो। क्लियर है। और बीमार चूजे को स्वस्थ चूजे से क्या करना है, हमको अलग रखना है। और इस रोग से जो मृत चूजा है उसको हम लोग को क्या करना है, दफना देना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है। अच्छा उपचार के लिए सल्फामिडिन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सल्फामिडिन। क्लियर है। तो आपका कौन सा रोग हो गया, दूसरा रोग खूनी दस्त रोग, कॉक्सिडियोसिस। पहला रोग क्या पढ़े, रानीखेत डिसीज, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ लिए, कॉक्सिडियोसिस। क्या पढ़ लिए, कॉक्सिडियोसिस। क्लियर है कि नहीं। तीसरा देखो क्रोनिक श्वसन रोग, ठीक है ना, क्रोनिक श्वसन रोग, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज। मैं बताया था इसका मीनिंग, जब कोई रोग लंबे टाइम तक चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक। ठीक है। तो दीर्घकालिक श्वसन रोग है, ये किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना जरूरी नहीं है। 2 रोग बता डाला हूँ, 2 रोग इनफ है। ठीक है, ज़्यादा हो गया तो 3 रोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। क्रोनिक श्वसन रोग में क्या होगा, श्वसन रोग है मतलब सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत, और सांस लेने में गुड़गुड़ का आवाज़ आएगा भाई, गड़गड़ाहट घरघराहट का आवाज़ रहेगा। क्लियर है कि नहीं। सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत, और सांस लेने पर क्या होगा, तुम्हारा आवाज़ आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो दाना चुगने का दर क्या हो जाएगा, कम, और मुर्गियाँ जो रहेगी खांसने और छिकने लग जाएगी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। दाना चुगने का दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाक बहेगा जी, नाक से क्या होने लग जाएगा, स्त्राव होगा, नाक से क्या होगा, इनके स्त्राव होगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी वाला डिसीज। ठीक है ना। टीकाकरण से बचा सकते हैं। उपचार क्या है, टीकाकरण। रोगी मुर्गी को स्वस्थ मुर्गी से क्या रखना है, अलग रखना है, बस वही लिखना है। नेक्स्ट है वाइट डायरिया डिसीज, वाइट, ठीक है ना, डायरिया डिसीज, वाइट डायरिया डिसीज। साल्मोनेला प्यूलोरम, साल्मोनेला प्यूलोरम, इसके कारण होता है। देखो मैं इतना सारा डिसीज बता रहा हूँ, वो सब आएगा नहीं। ठीक है ना। मेनली 2 डिसीज बोला हूँ, वो 2 डिसीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, जो एनसीईआरटी में है उसके ऊपर, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है ना। वाइट डायरिया डिसीज देख लो, साल्मोनेला प्यूलोरम के कारण होता है। इसमें जो बीट का रंग रहता है वो क्या होता है, सफ़ेद रहता है। कॉक्सिडियोसिस में क्या था, हरा, क्या था, हरा। इसमें क्या है, सफ़ेद या तो फिर हल्का पीला रहेगा, हल्का पीला। यही जब रोग होता है तो पक्षी, देखो कॉक्सिडियोसिस होता है तो 2 से 3 दिन में मौत हो जाता है, लेकिन जब ये रोग होगा वाइट डायरिया डिसीज तो पक्षी को मरने में 8 से 10 दिन लगेगा। कितना दिन, 8 से 10 दिन। पंख नीचे की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाता है, और पक्षी आहार लेना क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा डिसीज, वाइट डायरिया डिसीज। इसके अलावा तुम लोग जानते हो हैजा रोग, पास्चुरेलिस एविसिडा के कारण होता है। किसके कारण होता है, पास्चुरेला एविसिडा के कारण, पास्चुरेला एविसिडा के कारण होगा। दस्त का रंग क्या रहेगा, हरा अथवा पीला। ठीक है। खाना नहीं खाएगा और बहुत ज़्यादा इनको क्या लगेगा, प्यास लगेगा। ठीक है। सांस लेने में क्या होगा, कठिनाई होगा। सब रोगों का लगभग सिम्टम सेम टू सेम है। क्लियर है कि नहीं। सब रोगों का लगभग सिम्टम सेम टू सेम है, कोई भी अलग फर्क नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। कोई दिक्कत है कि इसमें, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो जो सबसे ज़्यादा आईएमपी है,
ठीक है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा एमपी रोग, सबसे पहला एमपी रोग क्या बोला था, रानीखेत। दूसरा क्या बोला हूँ, कॉक्सीडियोसिस। तीसरा जो सबसे ज़्यादा एमपी है, जो याद रखना है तुमको, बर्ड फ्लू। ठीक है, क्या है, बर्ड फ्लू। कौन से वायरस के कारण होता है, H5N वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, H5N वायरस के कारण होता है। क्लियर है कि नहीं, किसके कारण होता है बोल रहा हूँ मैं, H5N वायरस के कारण। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद याद रखना ये एक प्रकार का जूनोसिस है, जूनोटिक डिसीज है, जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी का मीनिंग समझ रहे हो, इंसानों से किस में फैल सकता है, मनुष्य में, और मनुष्य से किस में फैल सकता है, इंसानों में। सॉरी, इंसानों से मनुष्य में बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, इंसानों से किसके में फैल सकता है, जानवरों में, और जानवरों से किस में फैल सकता है, मनुष्य में। ठीक है, जूनोटिक डिसीज है। अच्छा, विश्व जूनोटिक डिसीज डे कब मनाया गया था जी, वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया गया था, ठीक है, कब, 26 नवंबर। नालायक, मेरा स्टेटस देख लिया कर, ठीक है, कल मनाए थे, कल 6 जुलाई था ना। हाँ कुछ भी बोल देता है, मतलब कुछ भी हाँ कुछ भी, विश्व एड्स दिवस करके 1 दिसंबर बोल रहे, ठीक है, जूनोटिक, ठीक है, 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 6 जुलाई को, भूलना नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यह केवल मुर्गी पालन में महामारी के रूप में नहीं बल्कि अन्य जानवर में भी फैलता है ना, बर्ड फ्लू। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, याद रखना इसका क्या क्या लक्षण है। लक्षण देखो, खांसी आएगा, बुखार आएगा। बर्ड फ्लू का लक्षण देखो, खांसी, बुखार, गले और आंख में संक्रमण, गले में और आंख में क्या होगा, संक्रमण, ठीक है ना। सांस लेने में दिक्कत आएगा, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा। शारीरिक कमजोरी और पेशियों में दर्द होगा, पेशी में क्या होगा, दर्द होगा। उपचार क्या है, संक्रमित पक्षी से दूर रहो, रोगग्रस्त पक्षी को क्या करना है, अलग करना है। क्लियर है, रोगग्रस्त पक्षी को क्या करना है, हमको पूरी तरीके से अलग करना है। यदि उपचार संभव नहीं है उस पक्षी का तो उसको मार करके क्या करना है, नष्ट करना है, खाना नहीं है, मार करके नष्ट। कोरोना टाइम में रेड गिरा दिए थे, बोलो, ठीक है। अच्छा, भोजन करने से पूर्व हाथ धोना है ना, और ये भी याद रखना है, जूनोटिक डिसीज है, भूलना नहीं। क्लियर है। अच्छा, बर्ड फ्लू का कहानी समझ आया कि नहीं। अच्छा, बर्ड फ्लू का संक्रमण बिल्ली में होगा, ठीक है, तो मनुष्य में फैलने का संभावना ज़्यादा रहता है, क्योंकि बिल्ली जो है एक प्रकार का घरेलू है और वो डायरेक्ट मनुष्य के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, समझ आया। तो बर्ड फ्लू मान लो किसमें चला गया, बिल्ली में, तो बिल्ली से मनुष्य में होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, पक्षियों में अब देखेंगे क्या, टीकाकरण। जब 1 दिन का रहता है कोई पक्षी, मतलब जैसे कि ध्यान दो, टीकाकरण देखो ना, 1 दिन का रहेगा जब तुम्हारा चूजा, तो उसको कौन सा रोग का टीका लगता है, मैरेक्स रोग का। कौन सा रोग का टीका लगता है, मैरेक्स रोग का। किसका लगेगा, मैरेक्स रोग का। प्रथम सप्ताह में लगता है, पहला वीक में, ठीक है, रानीखेत डिसीज का, रानीखेत डिसीज का, ठीक है, टीकाकरण लगेगा। 5वां से 7वां सप्ताह, लगभग 1 महीना का हो गया वो चूजा, तो भी कौन सा लगेगा, रानीखेत का टीका ही लगेगा, ठीक है, रानीखेत का ही टीका लगेगा ना। पहला दिन में ही जैसे ही चूजा हुआ तो कौन सा रोग का टीका लगता है, मैरेक्स का, ठीक है। अच्छा, दूसरा दिन में क्या लगता है, रानीखेत का, दूसरा दिन मतलब पहला हफ्ता में ही, ठीक है। उसके बाद 5 से 7 हफ्ता में, वीक है ना ये, वीक, दिन नहीं है, वीक, किसका लगेगा, रानीखेत का। किसका लगेगा, रानीखेत का। उसके बाद 8 से 10 सप्ताह में लगता है तुम्हारा रानीखेत का R2B टीका। कौन सा, R2B। उसके बाद लगता है 10 से 12 सप्ताह, मतलब 3 महीने का हो गया, ठीक है ना, मुर्गी बन गया या मुर्गा बन गया, ऐसा वाला कहानी। तब कौन सा रोग का लगता है, चेचक रोग का। कौन सा रोग का लगता है, चेचक रोग का टीका लगता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। हाँ, टीकाकरण का अलग अलग मेथड रहता है। टीकाकरण ध्यान से समझना, अलग अलग मेथड से दिया जा सकता है। या तो तुम्हारा ऑक्यूलर दिया जाता है, आँख से टीकाकरण किया जाता है, या तो फिर ओरल किया जाता है, ठीक है, ओरल ड्रॉप पिलाओ, या तो फिर ऐसा हो सकता है सबक्यूटेनियस दिया जा सकता है, ठीक है ना, स्किन के ऊपर सबक्यूटेनियस, ठीक है ना। उसके बाद इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, IM, IV देने का काम बहुत कम होता है, ठीक है ना। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कोई भी तुम लोग ध्यान से समझना, कोई भी दवाई को प्रवेश कराओगे तो शरीर में कहाँ कहाँ से प्रवेश करा सकते हैं, आँखों से, ऑक्यूलर टीकाकरण, दूसरा ओरल मुख से, तीसरा है सबक्यूटेनियस, ऐसे स्किन को ऐसे उठाते हैं और सबकट लगाते हैं। क्लियर है ना, चमड़ी के जस्ट नीचे, मसल्स में नहीं, चमड़ी के नीचे। क्लियर है। उसके बाद इंटरमस्कुलर, सबको पता है वो तो मसल्स में लगाते हैं,
ठीक है ना। आईवी सबको पता है, ब्लड निकालते हैं वहीं पास भी लगा सकते हैं, आईवी देते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देना, सबसे ज़्यादा हम लोग किसको प्रचलित मानते हैं, आईएम को। किसको, आईएम को। धीरे 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 करके काम करता है। आईवी जो रहता है एकदम ज़्यादा फास्ट काम करता है, क्योंकि डायरेक्ट तुम्हारा किस में जाएगा, नस में जाएगा, और नस किस में जाएगा, फिर नस से किस में जाएगा, तुम्हारे हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट पूरा बॉडी में भेजेगा, ऐसा वाला कहानी ना। तो आईवी लगाते हैं ना तो थोड़ा सा स्लो देना पड़ता है, क्लियर है ना। आईएम क्या है, मसल्स में है तो धीरे 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 करके संचालित करेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो तो देखो भाई, ये टीकाकरण का कहानी समझ आया कि नहीं। बस थोड़ा सा याद रखना है, पहला दिन में किसका लगता है, रानीखेत का। फिर पहला हफ्ता में क्या पहला दिन में मेरेक्स का, पहला हफ्ता में रानीखेत, फिर रानीखेत, तीसरा में फिर क्या है, R2B रानीखेत, और उसके बाद लास्ट में क्या है, चेचक रोग का। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्वाकल्चर। पहले तो क्या पढ़ेंगे, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के अंतर्गत झींगा का भी पालन आता है, केकड़ा का भी पालन आता है, और मछली का भी पालन आता है। उसको बोलते हैं क्या, एक्वाकल्चर। मोलस्का का भी पालन आ सकता है, क्लियर है ना। तो ये 4 से 5 चीज यानी कि जल में पाए जाने वाले जंतुओं का, जिनसे हमको क्या है, आर्थिक महत्व प्राप्त होता है, उनका यदि पालन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। और एक्वाकल्चर का ही एक पार्ट है पिसीकल्चर। क्या है, पिसीकल्चर, PISCE कल्चर, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर बोले तो मछली पालन। क्या है, मछली पालन। मछली पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, नीली क्रांति। क्या बोलते हैं, नीली क्रांति। ठीक है ना। मछली को पालना, ध्यान समझना, मछली को पालना मुर्गी पालन और डेयरी पालन से थोड़ा सा क्या है, आसान माना जाता है। ठीक है। अच्छा, मछली का संख्या इतना ज़्यादा होता है कि इसकी पूर्ति में कभी भी कमी नहीं होता, इसकी भी पूर्ति में कभी कमी नहीं हो सकता। और मत्स्य पालन से मेनली हमको क्या क्या मिलता है, चलो बताओ, प्रोटीन और वसा। क्या मिलता है, प्रोटीन और वसा। ठीक है ना, क्या मिलता है, प्रोटीन और वसा, इसका मात्रा ज़्यादा रहता है। मछली का कौन कौन सा प्रजाति है, ठीक है, मछली का कौन कौन सा प्रजाति है जिसका हम लोग पालन करते हैं। सबसे पहले कतला। क्या है, कतला। कतला का वैज्ञानिक नाम है कतला कतला, 2 बार बोलना है, कतला कतला, भूलना नहीं। कतला है, मछली क्या है, कतला, और उसका वैज्ञानिक नाम है क्या, कतला कतला। दूसरा याद रखना है रोहू। रोहू, इसका नाम है क्या, लिबियो रोहिता। क्या नाम है, लिबियो रोहिता, भूलना नहीं, लिबियो रोहिता। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन कौन सा तुम्हारा मछली पालन किया जाता है, तो याद रखना, रोहू कतला हो गया। रोहू को क्या बोलते हैं, लिबियो रोहिता। रोहित शर्मा मत बोल देना लिबियो रोहिता। और कतला कतला। तीसरा देखो, मृगल। कौन सा पाला जाता है, मृगल। इसका वैज्ञानिक नाम है सिरहीनस मृगल। क्या नाम है, सिरहीनस मृगल। क्या याद रखना है, सिरहीनस मृगल। और उसके बाद है क्या, सिंघाला। मछली का प्रजाति कौन सा है, सिंघाला। इसका नाम है क्या, मिस्टस सिंघाला। क्या नाम याद रखना है, मिस्टस सिंघाला। मिस्टर नहीं बोलना, मिस्टस बोलना, मिस्टस सिंघाला। तो कितना ब्रीड कितना हो गया तुम्हारा मछली का, 4। कितना हो गया, 4। अरे चारों बस याद रखना है, ठीक है। कोई 2 पूछता है या 3 पूछेगा तो तुमको तो 4 याद रहेगा, कतला कतला, लेबियो रोहिता, सिरहीनस मृगल और मिस्टस सिंघाला। क्लियर है ना, भूलना नहीं, मिस्टस सिंघाला। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अच्छा, मछली पालन केंद्र किसे कहते हैं जी, जहाँ अच्छी जाति के मछलियों का क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मछली पालन केंद्र। क्लियर है ना। एक मछली पालन केंद्र का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। सबसे पहला तो उद्देश्य ये होगा कि अच्छी जाति की विभिन्न मछलियों का वहाँ क्या हो, संग्रह हो। सबसे पहला क्या होना चाहिए, अच्छी जाति की मछलियों का क्या हो, संग्रह हो। उन्हीं जाति की नर मछलियों को भी क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। क्लियर है ना। अच्छी जाति की मछलियों का संग्रह तो होगा और उन्हीं जाति की नर मछलियों का क्या करेंगे हम लोग, संग्रह करेंगे। अंडों का निषेचन करना है, मछलियों के जो अंडे रहेंगे उनको क्या करना है, एकत्रित करना है। ठीक है। उसके बाद उसका जो फ्राई रहता है, फ्राई मतलब समझते हो, जीरा बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो वाला जीरा नहीं, ऐसा मतलब ध्यान देना, अंडे निषेचित हुए तो जो एकदम 1 mm का, ध्यान देना, एकदम 1 मिलीमीटर का जो क्या रहता है, मछली रहता है जिसका मुख होता नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्राई या जीरा। क्या बोलते हैं, फ्राई या जीरा। ठीक है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना वो मछली, ठीक है, तो उसका एक नाम रहता है फिंगरलिंग, आंगुलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंगुलिक, इतना साइज का रहता है और इसका मुख रहता है, यानी कि ये चारा चरना शुरू कर देता है ये, लेकिन ये चारा चरता नहीं है। क्लियर है ना। और बड़ी मछलियों को अलग अलग रखना। अब ध्यान देना, एक मछली जो रहता है उसके जीवन चक्र में विभिन्न अवस्था आता है।
ठीक है। तो कौन कौन सा, देखो मछलियों को पालने के हिसाब से अलग अलग क्या बनाया जाता है, तुम्हारा तालाब बनाया जाता है। अच्छा, मछली के जीवन चक्र में अलग अलग अवस्था होता है। सबसे पहला अवस्था है क्या, अंडे, ठीक है। अंडा से जैसे ही मछली निकला, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोनी या फ्राई। पोनी या क्या बोलते हैं, फ्राई। कितना mm आकार का रहता है, 40 mm आकार का। कितना, 40 mm आकार का, 40 मिलीमीटर आकार का। और इसका मुख नहीं रहता ना, माउथ इसका क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। माउथ क्या रहता है इसका, अब्सेंट। अंडे से जो सबसे पहले मछली निकला उसको क्या बोले, फ्राई या जीरा बोलते हैं या पोनी बोलते हैं। क्लियर है ना। 40 mm आकार का रहता है, इसका माउथ क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। सबसे पहले तो ये जान लिए। उसके बाद दूसरा देखो, पहला अवस्था हो गया, दूसरा अवस्था। तीसरा देखो, आंगुलिक। अभी बताया था ना मैं, आंगुलिक, फिंगर लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिंगर लिंग्स, फिंगर लिंग्स, ठीक है ना। कितना कितना mm आकार का रहता है ये, 40 से लेकर के 100 mm आकार का, 100 mm आकार का। अच्छा, इसका माउथ प्रेजेंट रहता है भाई, इसका माउथ क्या रहता है, प्रेजेंट। और ये थोड़ा सा जैसे ही बड़ा होगा तो वयस्क मछली बनेगा। क्या बन जाएगा ये, वयस्क मछली। तो मछली की ज़िंदगी का कितना अवस्था हो गया, 4। सबसे पहले अंडा में है, उसके बाद अंडे से निकला तो जीरा, उसके बाद क्या बोले, फिंगरलिंग्स, और उसके बाद तीसरा कौन सा आ गया, ठीक है, चौथा क्या आ गया आपका, वयस्क मछली, एडल्ट फिश। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। अब इस अवस्था के अनुसार मछलियों को पालने का हम लोग क्या बनाते हैं, जलाशय बनाते हैं या तालाब बनाते हैं। क्लियर है ना। सबसे पहले तो एक होता है तुम्हारा हैचिंग रिजर्वायर, ठीक है। चलो एक तो हैचिंग से भी पहले जान लेते हैं, रुको, हाँ। सबसे पहले है क्या तुम्हारा, हैचिंग रिजर्वायर। जलाशय को क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ, रिजर्वायर बोल रहा हूँ। ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये तालाब है, चलो ऐसे किए हम लोग, ठीक है। एक ड्रम लिए, ड्रम, नॉर्मल ड्रम। ड्रम में क्या किए, नर मछली, मादा मछली, ठीक है ना, नर मछली और मादा मछली, ठीक है। यहाँ इनका निषेचन हुआ, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, ये अंडे दिए। अब ये जो अंडे रहेंगे उनको हम लोग निकालेंगे और एक तालाब में डालेंगे। निषेचित अंडों को क्या किए हम लोग, एक तालाब में डालें, ठीक है। तुम लोगों को पता है जो मछलियाँ रहती हैं उनमें क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, कौन से प्रकार का प्रजनन होता है जी, चलो बताओ। बाह्य निषेचन कि अंतः निषेचन, क्या होता है, बाह्य निषेचन। बाह्य है कि अंतः है, बताना मेरे को, ठीक है। तो हैचिंग का प्रक्रिया होगा, निषेचित अंडे को वो बाहर निकालते हैं। ओए ध्यान दो, ठीक है। निषेचित अंडे को क्या करते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो निषेचित अंडे हैं, इन अंडों को हम लोग एक तालाब बनाए, इस तालाब में डालें। तो यहाँ पास अंडे से क्या निकलेंगे, चलो बताओ। अंडे से यहाँ हैचिंग होगा, एग से क्या निकलेगा तुम्हारा, फ्राई निकलेगा। क्या निकलेगा, फ्राई। तो ये जो जलाशय है इसको क्या बोलूँगा मैं, हैचिंग रिजर्वायर। क्या बोलूँगा, हैचिंग रिजर्वायर, जहाँ पास निषेचित अंडे को रखा गया है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से निकल जाएगा क्या, फ्राई निकला, एकदम छोटो छोटो, जीरा बोलते हैं जिसको। और जीरा को ही लाया जाता है अलग अलग जगह में, अलग अलग, देखो ना, ध्यान देना, जितने भी मछली पालन करने वाले रहते हैं वो जीरा को लाते हैं। या मछली पालन केंद्र में बाहर में ऐसा लिखा रहता है यहाँ उच्च गुणवत्ता का जीरा मिलता है करके, तो सब्जी वाला जीरा नहीं है वो। तो कौन सा जीरा है तुम्हारा, मछली है, ठीक है, 40 mm आकार का है। अब वो जो जीरा रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा रिजर्वायर, एक दूसरा तालाब रहेगा। अब यहाँ तो छोटा तालाब, यहाँ पास ध्यान दो, यहाँ पास सबसे ज़्यादा सेफ्टी जरूरी है, केकड़ा वेकड़ा मत रहे भाई, वरना इसको खा देगा ना। उसके बाद दूसरा जो हम लोग जलाशय बना रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कल्चर रिजर्वायर, संवर्धन जलाशय, कल्चर रिजर्वायर। मतलब यहाँ पास जो क्या है तुम्हारा, क्या बना है, ये जीरा बना। जीरा थोड़ा सा और वृद्धि करेगा और क्या बनाएगा, फिंगरलिंग बनाएगा। तो यहाँ पास उनका क्या कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, संवर्धन। तो संवर्धन जलाशय सबसे पहले तो हैचिंग वाला है, जहाँ अंडा से क्या निकला तुम्हारा, ध्यान दो, अंडा से क्या निकला है तुम्हारा, जीरा निकला। और जीरा और आंगुलिक अवस्था को किस में रखें, कल्चर रिजर्वायर में। किस में रखेंगे, कल्चर रिजर्वायर। फिर उसके बाद एक और तालाब रहेगा, लगातार रहता है ना तालाब। फिर यहाँ से उस मछली को जो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब उसको निकाल करके हम लोग कहाँ डालेंगे, स्टॉकिंग में, स्टॉकिंग रिजर्वायर। अब यहाँ स्टॉक करके रखेंगे। अब इसका मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इसी में सबसे ज़्यादा मछली रहेगा कहाँ, स्टॉकिंग रिजर्वायर में। क्लियर है। अब इसमें भी उच्च गुणवत्ता का कोई एक नर और कोई एक मादा, उसको अलग निकाल लेंगे और अलग से एक ब्रीडिंग रिजर्वायर में डाल सकते हो। मतलब जहाँ केवल और केवल कौन सा काम चल रहा होगा, ब्रीडिंग का। क्लियर है ना। तो टोटल कितने प्रकार के रिजर्वायर हो सकता है, अवस्था के आधार पर 4 प्रकार का। क्लियर है। सबसे पहले तो हैचिंग, जहाँ पास हैचिंग होगा और
क्या का उत्पत्ति होगा, जीरा का। दूसरा जीरा और फिंगरलिंग को रखने के लिए। तीसरा एडल्ट फिश जितना भी है जो स्टॉक में है और उसको बाहर छोड़ना है, अब मार्केटिंग करना है उसके लिए। और ये है क्या तुम्हारा ब्रीडिंग रिजर्वायर, ठीक है। अच्छा बताओ गांव का तालाब कौन सा वाला है, ये वाला है, स्टॉकिंग वाला है। कौन सा वाला है, स्टॉकिंग वाला मेनली। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरी तरीके से क्या कौन कौन सा मछली के जीवन चक्र का अवस्था है और इसके आधार पर कौन कौन सा रिजर्वायर हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, मछली पालन करने में ध्यान देना, ऐसी मछलियों का चयन करना है जिसमें प्राकृतिक भोजन खाने का क्षमता हो। तो मान लो मछली डाल दिया, वो मछली को बाहर से दाना चारा देना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो तुम्हारा तो लॉस होगा ना, समझ रहे हो नहीं। तो सबसे पहला वो जो मछली पालन कर रहा है उसको प्राकृतिक भोजन खाने का क्षमता होना चाहिए। उसके साथ साथ अप्राकृतिक आहार, मान लो प्राकृतिक आहार को नहीं खा रहा है, वहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो जैसे मैं बाहर से दाना डाला तो उसको भी खाने का क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। दोनों खाने का क्षमता होना चाहिए, प्राकृतिक भी को और अप्राकृतिक। तीसरा शाकाहारी स्वभाव का होना चाहिए जी, मांसाहारी नहीं होना चाहिए, वरना अन्य मछलियों को खा देगा वही मछली। क्लियर है कि नहीं, शाकाहारी प्रवृत्ति का होना चाहिए। रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए। बिना किसी कठिनाई के साथ अन्य मछलियों के साथ वो रहने में क्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं, बिना किसी कठिनाई के साथ। ध्यान देना, अब मैं एक ही तालाब में है उसमें 2 ब्रीड यानी पालन करना चाह रहा हूँ, तो दूसरे ब्रीड के साथ उसको कंप्रोमाइज़ करते उसको नहीं बन रहा है, तो मतलब पड़ेगा क्या, नहीं। क्लियर है ना। तो अच्छा याद रखना, फिशरीज का अलग कॉलेज होता है, ठीक है ना, पता है कि नहीं, फिशरीज कॉलेज भी होता है। जैसे कि डेयरी के लिए अलग कोर्स चलता है, ठीक है, डेयरी के लिए अलग कोर्स चलता है, फिशरीज के लिए अलग कोर्स चलता है। फिशरीज का छत्तीसगढ़ में एकमात्र कॉलेज है, ठीक है, शायद कवर्धा में है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। फिशरीज 4 साल का कोर्स होता है प्रॉपर, ठीक है, और उसमें फिशरी इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ जाएं क्या, नेक्स्ट देखते हैं मछलियों के रोग। कौन कौन सा मछलियों को रोग हो सकता है। सबसे पहले है वायरल हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया। याद करो, जैसे एचएस होता था जानवरों में, वैसे इसमें भी होता है क्या, वायरल हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, नाम बस याद रखना है। और दूसरा याद रखना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैंक्रियाटिक मैक्रोसिस, ठीक है ना, इन्फेक्शन पैंक्रियाटिक मैक्रोसिस। अग्नाशय में क्या आ जाता है, मैक्रोसिस हो जाता है। जैसे नेक्रोसिस बोलते हैं ना, उतक का क्षय होना, उतकों का क्या होना, उसका क्षय होना, नष्ट होने लग जाता है। क्लियर है ना। अच्छा, सीफा का फुल फॉर्म याद रखना है, सीफा, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश, ठीक है ना, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है, हो गया क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, कैप्टिव फिशरीज किसे कहते हैं, कैप्टिव फिशरीज किसे कहते हैं। तुम कहाँ गए, नदी में गए और नदी में फिशिंग रॉड डाल करके नदियों से क्या निकाल रहे हो, मछली को निकाल रहे हो, मतलब उसके प्राकृतिक आवास से यदि उसको क्या कर रहे हो, पकड़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, कैप्टिव फिशरीज। अब तुम तालाब में मछली पालन करके पकड़ रहे हो, वो अलग है ना भाई, वो तो तुम पालन किए वाले हो। लेकिन मान लो उसके प्राकृतिक आवास में जहाँ वो पाया जाता है, वहाँ से यदि मछलियों को क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैप्टिव फिशरीज। क्या बोलते हैं, कैप्टिव फिशरीज। भूलोगे थोड़ी यहाँ तक को, ठीक है। मछली का क्या क्या आर्थिक महत्व है। सबसे पहला आर्थिक महत्व है मछली तेल। मछली तेल का उपयोग होता है विटामिन ए के स्रोत के रूप में और औषधि के रूप में। हाँ, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है ना, कॉड लिवर ऑयल किससे प्राप्त होता है हमको, मछली से, ठीक है, जो कि इसका स्रोत है विटामिन ए का। किसका स्रोत है, विटामिन ए का, ठीक है। जिसको रतौंधी का प्रॉब्लम होता है ना, ठीक है, उनको विटामिन ए का क्या होता है, सॉरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो उनको मछली का तेल दिया जाता है, ठीक है, इस रोग को दूर करने के लिए। दूसरा है मत्स्य प्रोटीन, मत्स्य प्रोटीन का उपयोग खाने में किया जाता है। तीसरा है मत्स्य चूर्ण, ठीक है, मत्स्य चूर्ण का उपयोग जानवरों के दाने के रूप में किया जाता है, पालतू जानवरों के खाने के रूप में मत्स्य चूर्ण बनाया जाता है। इसके अलावा चौथा बनाया जाता है मत्स्य उर्वरक, इसका उपयोग चाय कॉफ़ी के बगानों में किया जाता है। क्लियर है ना, उर्वरक के रूप में, ठीक है। तो मछलियों से तेल प्राप्त होता है। और मत्स्य प्रोटीन जिसका उपयोग तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मछलियों को खाते ही किस लिए, प्रोटीन की प्राप्ति हेतु। किसके लिए, प्रोटीन। अब तुम लोग स्वाद के लिए खाते होगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए कि नहीं,
ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री कीपिंग, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन ध्यान समझना। मधुमक्खी जो रहता है आर्थ्रोपोडा वर्ग का, इंसेक्टा का, आर्थ्रोपोडा रहता है संघ, आर्थ्रोपोडा का कौन सा वर्ग है? तुम्हारा इंसेक्टा वर्ग का, ठीक है ना, सदस्य है। ठीक है ना, जो क्या दिखाता है? बहुत ही ज़्यादा बहुरूपता और कार्य विभाजन। मेनली जो बी रहता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है तुम्हारा नर मधुमक्खी, दूसरा होती है रानी मधुमक्खी, और तीसरा है कौन तुम्हारा? ध्यान समझना, तीसरा है आपका श्रमिक मधुमक्खी। क्या है? श्रमिक मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी 2n होती है, श्रमिक मधुमक्खी भी 2n होती है, लेकिन नर मधुमक्खी क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n होता है। इसका क्या बोलते हैं? लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा प्रॉपर मैं पढ़ाऊंगा लिंग निर्धारण किसमें? मधुमक्खियों में। तो उस टाइम हम लोग पढ़ेंगे नर मधुमक्खी पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, बिना निषेचन के। क्लियर है ना? रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी में क्या अंतर है? रानी मधुमक्खी को ब्रीडिंग के टाइम में, ब्रीडिंग के जस्ट बाद क्या दिया जाता है? रॉयल जेली दिया जाता है, जिसके कारण वो रॉयल जेली को खाती है। तो इसका जो ध्यान देना, ये एक गैसियस स्त्राव करती है, जिसके कारण अन्य जितनी भी मधुमक्खी रहती है वो क्या हो जाती है? बांझ हो जाती है। यानी कि श्रमिक मधुमक्खी क्या रहती है? बंध्य होती है। क्या होती है? बंध्य होती है, बांझ होती है। क्लियर है कि नहीं? और ये बस क्या कर सकते हैं? रानी मधुमक्खी उत्पादन कर सकती है, जनन कर सकती है मतलब। क्लियर है? इसके बारे में पढ़ेंगे, उसका पूरा किस तरीके से वंशावली चलता है, पूरा इसके बारे में हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी बस नॉर्मल जानो कि मधुमक्खी जो रहता है कितने प्रकार का रहता है? 3 प्रकार का। बहुत ही ज़्यादा बहुरूपता दिखाता है, बहुरूपता दिखाता है, कार्य विभाजन दिखाता है। क्या दिखाता है? कार्य विभाजन। क्लियर है ना? सबका काम अलग अलग रहता है। रानी मधुमक्खी का काम अलग है, इसका काम अलग, और इसका काम कुछ अलग। ये मकरंदों को इकट्ठा करती है, ये जनन का कार्य करता है। ठीक है ना? और ये रानी मधुमक्खी शहद निर्माण में सहायता करती है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, ये जो तुम्हारा मधुमक्खी पालन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। बोलना नहीं, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। पिसीकल्चर किसको बोलते हैं? बोला था मछली पालन। एक्वाकल्चर किसको बोलते हैं? जितना भी पानी में रहने वाले जीव हैं उनका यदि कर रहे हो कल्चर, उसको क्या बोलेंगे? एक्वाकल्चर। केकड़ा वगैरह सब भी आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, भारत में टोटल कितने प्रकार का मधुमक्खी पाया जाता है? 5 प्रकार का। सबसे ज़्यादा फेमस है एपिस इंडिका। सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? एपिस इंडिका। इसका पालन हम लोग करते हैं। इसके अलावा कौन सा पाया जाता है? एपिज फ्लोरिया, एपिज फ्लोरिया, एपिज इंडिका, एपिज डॉर्सेटा, एपिज डॉर्सेटा, डॉर्सेटा, एपिज डॉर्सेटा। क्लियर है ना? एपिज इंडिका, एपिज फ्लोरिया, एपिज डॉर्सेटा। तुमको याद रखना है क्या? एपिज इंडिका। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा मधुमक्खी का पालन किसका किया जाता है? एपिज इंडिका का। इसके अलावा एपिज मेलिफेरा, इसका नाम भी बहुत ज़्यादा एमपी है ना, एपिज इंडिका और एपिज मेलिफेरा, दोनों भूलना नहीं, इंडिका और मेलिफेरा। और 5वां है आपका क्या? एपिज एडमसोनी, एपिज एडमसोनी, एडमसोनी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मेनली एपिज मेलिफेरा और क्या बोला हूँ मैं? एपिज इंडिका। क्या बोला हूँ? एपिज इंडिका। इन दोनों का क्या किया जाता है? पालन। और पालन करके क्या किया जाता है? शहद को प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खी पालन का मेन उद्देश्य क्या है? शहद की प्राप्ति। और दूसरा क्या उद्देश्य है? मोम की प्राप्ति। तो उनका जो छत्ता रहता है, छत्ता में जो वैक्स रहता है ना, मोम, ठीक है, उसका उपयोग होता है, तो वो प्राप्ति करना रहता है। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? 3 प्रकार का समुदाय रहता है, ये सब बता डाला हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वृंदन किसे कहते हैं करके क्वेश्चन आता है। वृंदन किसे कहते हैं? जब बसंत ऋतु आता है, ऋतु बसंत सुहावनी वाला बसंत ऋतु, जस्ट फागुन मास वाला जी शुरुआत होता है होली के टाइम में, तो उस टाइम क्या होता है? जो तुम्हारा नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, सभी के सभी जितने भी मधुमक्खी हैं पुराने छत्ते को छोड़ते हैं और नए छत्तों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर है कि नहीं? पुराने छत्ते में उपस्थित जितना भी तुम्हारा मधुमक्खी रहेगा उसको छोड़ देगा और नया क्या करेगा? छत्ते का निर्माण करता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वृंदन। क्या बोलते हैं? वृंदन। मान लो प्राकृतिक रूप से छत्ता तो बनता है,
मान लो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से मधुमक्खी पालन के लिए छत्ता बनाते हैं, उसको बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं? एपियरी। क्या बोलते हैं? एपियरी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये जो मधुमक्खी है एपिज मेलिफेरा, ये इटालियन मधुमक्खी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इटालियन मधुमक्खी। और इसका सर्वाधिक क्षमता रहता है शहद उत्पादन का। ठीक है, सर्वाधिक क्षमता रहता है इसका शहद उत्पादन का। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका किसके बारे में? मधुमक्खियों के बारे में। ठीक है, इनके लिंग निर्धारण के बारे में हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब। क्लियर है? नॉर्मली बस इतना याद रखना है कि मधुमक्खी जो रहता है, ध्यान से सुनना, इंडिया में कितना प्रजाति है उसका? 5। मेन कौन कौन सा है? 2, एपिज इंडिका, एपिज मेलिफेरा। मधुमक्खियों का पालन किसके लिए किया जाता है? चलो बताओ। शहद के लिए और दूसरा मोम के लिए। क्लियर है? मधुमक्खियों के पालन को क्या बोला जाता है? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्लियर है? यही सब याद होना चाहिए। अब शहद का क्या क्या आर्थिक महत्व है? शहद का सबसे आर्थिक महत्व सबसे ज्यादा औषधि। आयुर्वेद में ना, आयुर्वेद में हर दवाई को शहद के साथ दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो तुम्हारा एलोपैथी है, एलोपैथी में हर ड्रग्स में एल्कोहल रहता है, जितना भी सिरप वगैरह रहता है, तो एल्कोहल में जैसा उपयोग किसका है? एल्कोहल का है। एलोपैथिक में, सॉरी, एलोपैथिक में जिस जैसे उपयोग किसका है? एल्कोहल का। वैसे ही आयुर्वेदिक में सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है? तुम्हारा शहद का। औषधि के रूप में रहता है। ठीक है ना? फ्रक्टोज का मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, डेक्सट्रोज का मात्रा रहता है, माल्टोज का मात्रा रहता है, इन सब के कारण। अच्छा, ये बिस्किट, टॉफ़ी इत्यादि में भी मिलाया जाता है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्ति करने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। ऊर्जा प्राप्ति हेतु भी किया जाता है। ये मूत्रवर्धक होता है, भूखवर्धक होता है, पाचनवर्धक होता है। ऐसा बोला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम कौन करता है? तुम्हारा शहद। ठीक है ना? तुम लोग देखे होगे बहुत लोग क्या करते हैं? गर्म पानी करते हैं सुबह, उसमें शहद डालते हैं 1 चम्मच और नींबू डालते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं पेट का चर्बी को क्या करता है? ये कम करता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो पार्थ आप ट्राई कर सकते हो जी। ठीक है, लीवर डिसीज में उपयोग होता है किसका? आपका ये मधुरस का। लीवर डिसीज में भी उपयोग होता है किसका? आपका मधुरस का। तो इस तरीके से तुम लोग शहद का बहुत सारा उपयोग देख सकते हो, बुक से देख लेना, पढ़ लेना। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज किसके बारे में? मधुमक्खी पालन क्या होता है, मछली पालन क्या होता है, और इसके साथ ही हम लोग देखें कि पोल्ट्रियों में कौन कौन सा डिसीज होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग इस चैप्टर का किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ठीक है, कि किस तरीक़े से अलग अलग प्रजाति के नए बीजों का विकास किया जाता है, उनका किस तरीक़े से एक बार परीक्षण किया जाता है, परीक्षण करने के बाद उनको कैसे उगाया जाता है, रोग प्रतिरोधक पौधा कैसे बनाया गया है, पीड़कों के प्रति कैसे प्रतिरोधक पौधा बनाया गया है, और कौन कौन सा हमको समस्या का पालन करना पड़ता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।